सो हेलो। सेकंड चैप्टर में हमने देखा था कि किस तरीके से आरंभिक मानव जो है वो कहाँ पर जो है वो रहते हैं, अपना निवास स्थान खोजते हैं और अपने जीवन यापन के लिए किन किन चीज़ों पर वो डिपेंड रहते हैं। जैसे भोजन के लिए किन चीज़ों पर रहते हैं, शिकार, कंदमूल, पेड़ पत्तियाँ वगैरह किस तरीके से उन्हें भोजन के रूप में यूज करता है। दूसरी चीज़ हमने देखी थी कि वो माइग्रेशन करता है अपने एक जगह से दूसरी जगह पर फॉर द फूड के लिए। दूसरे जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे थे उसके रीजन की वजह से कुछ रीजन की वजह से जो है वो उनमें माइग्रेशन देखा जाता है। उसके बाद में हमने देखा था उनके कुछ टूल्स वगैरह जो कि पाषाणकालीन जो आदिमानव के जो पाषाणिक युग के जो टूल्स थे जिसके वजह से वो शिकार के लिए उनको हेल्पफुल होते थे, या फिर कुछ सीड्स होते थे कठोर तो उनको तोड़ने के लिए भी यूज किया जाता था। इसके अलावा भी जैसे तिकोने इस तरीके के जो पाषाणिक जो हथियार के रूप में उन्होंने यूज किया था, पत्थर जड़ों वगैरह को खोदने के लिए, या फिर जानवरों की जो खाल होती हैं उनको किस तरीके से वस्त्र के रूप में यूज किया जाए, तो उनको सिलने के लिए छेद करके उनको किस तरीके से छिला जाए उसके लिए भी उन्होंने इन चीज़ों का यूज किया था। और चीज़ देखी थी कि वो कहाँ पर रहते थे, तो बेसिकली हमने देखा था कि वो नदी घाटियों में रहा करते थे ज़्यादातर, जहाँ पर पत्थर अवेलेबल होते थे, जिसकी वजह से उनको पत्थर के जो वेपन के फॉर्म में उनको जो यूज़ करना होता था तो वो इजीली वहाँ पर अलग अलग तरीके के पत्थर मिल जाते थे। और कंदराओं में जो है रहने के लिए इस तरीके की जो है वो गुफाएँ मिल जाती थी पहाड़ों के कंदराओं में, तो इस वजह से वो वहाँ पर रहते थे। उसके अलावा कुछ पूरा स्थल हमने देखे थे जिनकी खोज आज जिसके साक्ष्य हमें जो है वो मिलते हैं, और उनके अंदर जो है वो कुछ शैल चित्र मिलते हैं इस तरीके से कि जिससे उनके जीवन यापन का किस तरह का जीवन रहा होगा उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, देन जैसे कि हुस्की जो है वो महाराष्ट्र की एक जगह है, तो वहाँ से हमको जो है वो इस तरीके के अवशेष मिलते हैं। इसके अलावा एक मैप दिया गया था सेकंड चैप्टर में कि जिसमें पुरापाषाण काल और पाषाण काल की जो है वो पुरापाषाण काल के स्थलों की अगर बात करें तो भीमपेट का जो है और हुस्की है और कुरनूल है, तो ये पुरापाषाणिक स्थल है। और इसके अलावा जो है वो आज हम देखेंगे कि कुछ नवपाषाणिक और महापाषाणिक जो युग है उसके कौन कौन से स्थल है और वहाँ वो किस तरीके से नवपाषाणिक युग से या पुरापाषाण युग से अलग थे और उनमें बेसिकली डिफरेंस क्या था, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर 3। सो चैप्टर 3 ये है कि भोजन संग्रह से उत्पादन तक किस तरीके से उन्होंने भोजन के रूप में जो है वो अलग अलग चीज़ों को जो है वो इकट्ठा करना शुरू किया और उन्हें भोजन के रूप में उनको ज्ञान हुआ कि हाँ इसे हम जो है वो भोजन के रूप में यूज कर सकते हैं। अलग अलग वनस्पतियों को जो है वो उन्होंने ट्राई किया और उनको जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जिस तरीके से उनका नॉलेज बढ़ता गया कि सीड फॉर्म में अवेलेबल है तो इसको हम एज अ फूड यूज किया जा सकता है। सो दुनिया की जलवायु जिस तरीके से जैसे हमने कल देखा था कि अब बदल रही थी, 40,000 से लगा के लगभग 12,000 13,000 तक जो है वो हिम युग रहा था। देन 12,000 साल पहले जो है वो जैसे जैसे बर्फ़ पिघलना शुरू होती है, बर्फ़ की परत जो है वो पृथ्वी की जो मिट्टी की सतह से जो है वो पिघलना शुरू होती है, तो मिट्टी की सतह ऊपर आती है और उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो मिट्टी से जो है वो धरती से जो है वो घास वगैरह जो है वो उगना शुरू होती है। तो जैसे जिस तरीके से 12,000 साल पहले एक तरीके से उससे पहले वेजिटेशंस जो थी वो हिम युग की वजह से बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, तो हिम युग जैसे ही जाना शुरू होता है, बर्फ निकलना शुरू होता है, एकदम से पृथ्वी पर जो है वो वेजिटेशंस की प्रोडक्शंस जो है प्राइमरी जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी तादाद एकदम से बढ़ जाती है। तो वेजिटेशन बढ़ने की वजह से क्या होता है कि कुछ जीव जैसे कि हिरण हो गए, शाकाहारी जीवों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में अच्छी संख्या में बढ़ती है और इस वजह से क्या होता है कि उन पर जो डिपेंडेंट रहने वाले जो सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, जो मांसाहारी जीव होते हैं जैसे ह्यूमन हो गया, जो कि कुछ जंगली जानवरों पर डिपेंड थे जिनका शिकार करके वो अपने जीवन यापन करते थे। इसके अलावा
दूसरे भी जो जंगली जानवर थे खतरनाक, उनकी भी तादाद जो है वो इसमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है। सो जैसे जैसे दुनिया का जो है वो क्लाइमेटिक चेंज हो रहा था, तो योग्य वनस्पतियाँ जो है वो उनके बारे में नॉलेज धीरे धीरे जो है वो अधिमानव का बढ़ रहा था, और धीरे धीरे जो है वो हमने एक तरीके से वनस्पति के बारे में जब ज्ञान होने लगा तो कृषक वर्ग की ओर जो है अब शिकारी जो जनजीवन था उससे हम थोड़ा सा डेवलप होके एक एग्रीकल्चरल फॉर्म ऑफ सिविलाइजेशंस की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। सो बचने की ये जो पूरी प्रक्रिया थी, इस प्रक्रिया के अंदर हम इसके क्या अवशेष मिलते हैं, तो सबसे पहले तो हमने जो आसपास के जो जानवर थे जो ज़्यादा हिंसक नहीं थे और जो झुंड में रहा करते थे, उनको जो है वो हमने पालतू बनाने की कोशिश की। और उसकी वजह से क्या हुआ कि एक तो पालतू जानवर जब बनाने लगे तो एक चलते फिरते हमको जो है वो ज़्यादा एग्रीकल्चर पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहने की वजह कारण न रहने का कारण ये था कि बेसिकली उसको इकट्ठा करना पड़ता था, और उस बोझे को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जब माइग्रेट करते थे तो उसको उठा के लेके जाना पड़ता था। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हम अपने भोजन को उठा के नहीं ले जा सकते थे, लेकिन जानवर जो है, जानवरों का उस समय तक जो है वो एज ए फूड भी यूज किया जाता था उन जानवरों को। तो ऐसे जानवरों को उन्होंने पालतू बनाया जो उनको दूध वगैरह जो है कुछ प्रोड्यूसर भी दे, उत्पाद भी दे, और जब उनको ज़रूरत पड़े फूड की, अगर कि न्यूट्रिशंस वगैरह या फिर वेजिटेशंस नहीं मिल रहा है इन डेट कंडीशंस, वो क्या कर सकते थे कि उन जानवरों को जो पेस्टोरल उनके जो व्यवस्था थी उसके तहत वो है वो जानवरों का शिकार करने के लिए उन्हें ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना पड़ता था, और अपने पास ही जो जानवर उन्होंने पाल रखे थे उसमें से ही वो है जो उनमें से फूड को यूज कर लेते थे। जैसे यहाँ पर जो दो तरीके के जो है वो साक्ष्य दिए गए हैं, एक जंगली सूअर का है और एक पालतू सूअर का देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से साक्ष्य जहाँ जहाँ पर भी जो है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप हुई वहाँ पर कुछ इस तरीके के साक्ष्य मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि शायद उन्होंने सूअर को जो है वो पालतू बनाया था, और उनकी ये दांत का स्ट्रक्चर है, तो इससे पता चलता है कि वो पालतू जानवर जो है वो उनके जो हिंसक जानवरों की अपेक्षा कम हिंसक होते हैं। इस वजह से उनके सींग हो गए, दांत हो गए, वो ज़्यादा पैने नहीं होते हैं या ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। सो इस वजह से उनको जो है वो उन्होंने पालतू बनाना शुरू किया था। सो बचने की पूरी जो प्रक्रिया थी वो पूरी दुनिया में धीरे धीरे से डेवलप हो रही थी। लगभग 12,000 साल पहले शुरू होगी, और ये बचने की प्रक्रिया अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से डेवलप होती हैं। एग्रीकल्चर के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में अगर देखा जाए तो उसमें गेहूं और जौ आते हैं, और उसी तरह जो है वो सबसे पहले अगर कोई पालतू बनाए गए जानवरों की अगर बात करें तो उसमें डॉग्स जो है वो आते हैं, एंड भेड़ और बकरी आते हैं। ठीक है, तो कुत्ते को और भेड़ और बकरी को सबसे शुरुआत में जो है वो ह्यूमन ने अपना पालतू बनाना शुरू किया, और जो सबसे पहले एग्रीकल्चर की फॉर्म में अगर उन्होंने किसी वेजिटेशंस को डेवलप करना शुरू किया था तो वो आता है गेहूं और जौ, इसके साथ से मिलते हैं। सो उसके बाद में एक तरीके से नवीन शैली जो है उनकी लाइफ स्टाइल्स में डेवलप होती है कि किस तरीके से वो एक जगह पर ज़्यादा टाइम तक रहना शुरू करते हैं, वेजिटेशंस को जो है वो उगाना शुरू करते हैं, उनको उसके बारे में नॉलेज होना शुरू होता है कि कितने दिन, कितने महीने या फिर कितना साल जो है वो किसी वेजिटेशन को डेवलप होने में लगता है, और पौधे के बीज को बोना पड़ता है, फिर देन उसको जो है वो उसकी देखभाल करनी पड़ती है, तब जाके वो एक परिपक्व पौधे में या कन्वर्ट होता है, एंड उससे जो है वो उनको प्रोडक्ट मिलता है। सो इस तरीके से जो है वो जब बीज बोने से लेकर फसलों को पकने और पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी रक्षा करना, तो ये कई सारे काम होते थे जो धीरे धीरे जब वो सीखना शुरू हो गए। ठीक है, उसके बाद भी जब क्रॉप तैयार हो गई तो उनको काटना और अनाज का उपयोग करना, और इस तरीके से बहुत उसको केयरिंग की ज़रूरत पड़ने लगी है, उसको बहुत ज़्यादा संभाल कर जो है वो ये पूरा प्रोसेस करना पड़ता था। सो अनाज को एक तरीके से भोजन और बीज दोनों के रूप में जो है वो बचा के रखना, ये भी एक अपने आप में टिपिकल काम था उस समय के लिए तो एटलीस्ट। सो इसलिए लोगों को उनके भंडारण के बारे में भी उनको सोचना पड़ा कि अगर हम इतना प्रोडक्शंस कर रहे हैं तो देन उसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा। सो स्टोर करने के लिए क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है वो, अब इससे पहले तक तो ज़्यादा हमने पाषाण युग में देखा तो उनके पास ज़्यादातर पत्थरों के जो वेपन्स हुआ करते थे जो वो शिकार के लिए यूज़ करते थे। इसके अलावा उनके पास कोई ज़्यादा
जो है वो स्टोरेज फैसिलिटी ना तो बर्तन वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब हम देखते हैं कि जिस तरीके से एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस होना शुरू होता है और थोड़ा सरप्लस में होना शुरू होता है तो स्टोरेज की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो इस वजह से क्या देखने को मिलता है कि हमें बड़े बड़े जो है वो बर्तन देखने को मिलते हैं। उस समय के जो है वो साक्ष्य मिलते हैं बर्तनों के, कि उन्होंने बर्तन बनाना शुरू किया, पत्थरों से मिट्टी से टोकरियाँ बनाना शुरू किया, कुछ वेजिटेशन से, है ना, घास फूस की जो भी डालियाँ होती है उस तरीके से उन्होंने अपनी जो भी भोजन वगैरह जो होता है, सीड्स वगैरह होते हैं या फल फ्रूट्स वगैरह होते हैं, उनको स्टोर करने के लिए इस तरीके से जो है वो डेवलप किया, बर्तन और टोकरियाँ बनाना शुरू किया। देन उसके बाद में खाद्य भंडारण जो है वो चलते फिरते जो है वो खाद्य भंडारण की अगर बात की जाए, चलते फिरते खाद्य भंडारण। अब ज़्यादा अगर आपके पास सरप्लस होगा तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना थोड़ा हमने देखा कि वो टिपिकल होता है। डेट्स वाई जानवर जो थे वो एक तरीके से चलते फिरते खाद्य भंडार थे, ठीक है, उनको उठाना नहीं पड़ता था, वो इजीली जो है वो मूवमेंट कर सकते थे। ह्यूमन माइग्रेशन के साथ साथ जानवर भी अपने साथ साथ जो पालतू जानवर बनाए गए वो माइग्रेट कर सकते थे, ठीक है। तो एक तरीके से उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना इजी था। दूसरा, उनको एज मल्टीपल जो है वो फंक्शंस के लिए यूज किया जा सकता था, जैसे अगर उनको भार लादने के लिए यूज किया जा सकता था। इसके अलावा अगर कैसे कहीं पर वेजिटेशंस की वहाँ पर कमी है, उनको फूड की जो है वो दिक्कत होने लगी है, तो वो उस जानवर को भी एज ए फूड जो है वो यूज़ कर सकते थे, ठीक है। इसके अलावा भी उन जानवरों से उन्हें दूध वगैरह जो है वो प्राप्त होता था भोजन के रूप में। तो कई सारे फ़ायदे थे इस पेस्टोरल जो इकोनॉमी था, एक तरीके से वहाँ का सिस्टम था उनका, इस वजह से वो जानवरों को पाला करते थे। देन उसके बाद में हम देखते हैं कि जिस तरीके से तो एक तरीके से एक वर्ग का डेवलप हुआ जो फार्मिंग भी करता था एंड पशुपालन भी करता था। तो कृषकों और पशुपालकों के जो है वो कई सारे जगह से साक्ष्य मिलते हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो हमको साक्ष्य मिलता है वो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक जो कश्मीर है वहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा पूर्वी भाग में मिलते हैं अपन को, और दक्षिण भारत में भी इस तरीके के साक्ष्य कई जगह पर देखने को मिलते हैं। मैप में हम इसको वापस से देखेंगे कि कौन कौन सी वो जगह हैं जहाँ पर इस तरीके के साक्ष्य मिलते हैं। देन कुछ जगह पर जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिलते हैं जो काफ़ी रोचक हैं, और उनकी स्टडी से पता चलता है कि वो हो सकता है कि अनाज को उन्होंने जो है वो पकाना शुरू कर दिया हो उस समय तक। तो उन्होंने उस आग को किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है जिसकी वजह से, और दूसरी चीज़ कि जिस तरीके से ह्यूमन इवोल्यूशंस हो रहा था उसके साथ साथ उनको ये भी पता लग गया कि जो जला हुआ भोजन जो होता है या पका हुआ भोजन होता है वो एज कम्पेयर टू कच्चे भोजन के थोड़ा ज़्यादा इजीली डाइजेस्टेबल होता है। तो ये भी एक तरीके से एक ये नॉलेज जो था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी ह्यूमन एवोल्यूशंस की रेस में। और उसके बाद में जानवरों की कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर जानवरों की जो है वो हड्डियों की पहचान की गई है। तो जिससे पता चलता है कि कौन कौन से जानवरों को जो है वो बेसिकली वहाँ पर पालते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, जैसे अनाज और हड्डियाँ कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हमको मिलती है और कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहाँ से ये मिलती है। फॉर एग्जांपल पहले हम यहाँ इंडेक्स में देखते हैं, देन उसके बाद में हम मैप में देखेंगे। जैसे गेहूँ हो गया, जौ हो गया, भेड़, बकरी और मवेशी। तो मेहरगढ़ जो क्षेत्र है जो कि आज के पाकिस्तान में पड़ता है, बेसिकली जो सिंधु घाटी सभ्यता से भी पूर्वार्ध में, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता तो आज से लगभग 2500 2000 साल पहले 2000 BC के अप्रोक्स या 2500 BC के अप्रोक्स जो है वो डेवलप हुई मानी जाती हैं, यानी कि आज से लगभग 4000 साल पहले या 4500 साल पहले तक। लेकिन उससे पहले की भी कुछ जगह है मेहरगढ़ में पाकिस्तान में, जो कि लगभग आज से 12000 साल पहले, जिसको हम पाषाण काल या पुरापाषाण काल या मध्यपाष जो महापाषाण काल भी कह सकते हैं, तो उसके अवशेष भी मिलते हैं। यानी कि उससे पहले जो लोग, और बेसिकली वहाँ वो जो साक्ष्य मिलते हैं वहाँ पर गेहूँ के, जौ के, भेड़ के, बकरी और मवेशी के मिलते हैं। इसके अलावा यूपी में एक जगह पर पड़ती है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा से हमें किसके साक्ष्य मिलते हैं? चावल के, जानवर की हड्डियों के टुकड़े मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और जगह है महागढ़ा जो कि यूपी में ही पड़ती है, वहाँ पर भी चावल और मवेशी के जो हमको साक्ष्य मिलते हैं वो निशान के रूप में मिलते हैं, मिट्टी पर एक खुरों के निशान देखने को मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर मवेशी जो थे उनके पास
रहा करते थे, गीली मिट्टी पर जो खुरों के निशान है उससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं। इसके अलावा एक आधुनिक कश्मीर में एक जगह पड़ती है गुफ क्राल, ठीक है। यहाँ पर हमें गेहूँ और दलहन के साक्ष्य मिलते हैं कि, तो इस तरीके से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज से लगभग 10 से 12 हज़ार साल पहले तक वो कौन सी फसल जो थी, क्रॉप थी, जो उनके डेली रूटीन में वो यूज़ कर रहे थे एज अ फूड। बुर्ज होम जो कि कश्मीर में पड़ता है, वहाँ से हमको गेहूँ, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भेड़ और भेड़ बकरी के भैंस और भेड़ बकरी के जो है साक्ष्य मिलते हैं। चिरांद जो कि बिहार में पड़ता है, जहाँ से गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस और बैल के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में एक जगह पड़ती है हल्लूर। हल्लूर से हमें ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़ बकरी और सूअर के साक्ष्य मिलते हैं। और आंध्र प्रदेश में एक और जगह है पैयमपल्ली। पैयमपल्ली से भी काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़ और सूअर के। तो ये कुछ जगह है, कुछ साइट्स हैं जहाँ से हमें अनाज और हड्डियों के अवशेष मिलते हैं। बेसिकली मैप में हम देख लेते हैं एक बार कि कहाँ कहाँ पर ये लोकेटेड है, ठीक है। सो दिस वन। तो सबसे पहले वेस्ट में देखते हैं मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से भी वेस्ट में ये जो यहाँ पर हमने जो कुछ पर्वत श्रृंखलाएँ देखी थी, ठीक है। तो यहाँ पर एक जगह पड़ती है मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में एट प्रेजेंटली पाकिस्तान में है, और जहाँ से हमें किसके साक्ष्य मिले हैं, गेहूँ के मिले हैं, जौ के मिले हैं। सबसे पुराने साक्ष्य देखने को मिलते हैं ये ओल्डेस्ट, ओके। ओल्डेस्ट साक्ष्य जो गेहूँ, जौ, भेड़ बकरी, मवेशियों के जो मिलते हैं वो मेहरगढ़ से मिलते हैं। देन इंडिया में अगर बात करें तो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में एक जगह पड़ती है, जहाँ से गेहूँ, दलहन, कुत्ते, मवेशी और भेड़, भैंस और बकरी के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में एक और जगह है गुफ क्राल, जहाँ से गेहूँ और दलहन के साक्ष्य मिलते हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में 2 जगह है, एक महागड़ा है और एक कोल्डिहवा है। महागड़ा से जानवर, चावल और जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा महागड़ा कोल्डिहवा से चावल और जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं। वही महागड़ा से हमें चावल और मिट्टी पर मवेशी के खुरों के निशान मिलते हैं, ठीक है। चिरांत जो है जो कि बिहार में स्थित है, और यहाँ से गेहूँ, चने, हरे चने जो होते हैं, इसके अलावा जौ, भैंस और बैल के साक्ष्य मिलते हैं। सो बैल इज़ इम्पोर्टेंट, क्यों? बिकॉज ऑफ इसका एग्रीकल्चर में भी यूज होता था। एग्रीकल्चर जैसे कि खेत की जो है वो खुदाई के लिए, या जिस तरीके से जो है वो एग्रीकल्चर में यूज किया जा सकता है बैल का, ठीक है। इसके अलावा कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, देन उसके साउथ में हमको आंध्र प्रदेश में हुल्लूर रीजन पड़ता है, जो कि कावेरी नदी का जहाँ से उद्गम होता है उसके आसपास का क्षेत्र है हुल्लूर क्षेत्र, जहाँ से हमें ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़ बकरी और सूअर के साक्ष्य मिलते हैं। और इसी तरह से कावेरी नदी के नॉर्थ में एक जगह पड़ती है जो कि आंध्र प्रदेश में है, पैयमपल्ली, वहाँ से ज्वार, बाजरा, काला चना, भेड़ बकरी और मवेशी के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये जो साक्ष्य देखे हमने, ये नवपाषाणिक काल के थे, ठीक है। उससे पहले के जो साक्ष्य देखे थे हमने भीमबेटका और हुस्की और कुरनूल की गुफाएं, जहाँ से हमें पुरापाषाणिक साक्ष्य मिले थे। और नवपाषाणिक साक्ष्य जो है ये बुर्ज होम, मेहरगढ़, कोल्डिहवा, महागड़ा, चिरांद, और इसके अलावा इस नॉर्थ ईस्ट के साइड में देखें तो दाऊजली हेडिंग है, और आंध्र प्रदेश में 2 साइट है, हल्लूर और पैयमपल्ली है, जो कि नवपाषाणिक स्थल के रूप में हमें प्राप्त होती हैं। इसके अलावा महापाषाणिक पुरास्थल भी हमें प्राप्त होते हैं। महापाषाणिक जैसे कि ब्रह्मगिरी, जो कि कुरनूल की जो गुफाएं है उस, अर्थात पुरापाषाणिक जो पुरास्थल है कुरनूल, और पैयमपल्ली जो कि नवपाषाणिक पुरास्थल है, इनके बीच में ब्रह्मगिरी जगह पर मिलती हैं, जहाँ हमें महापाषाणिक पुरास्थल के रूप में कुछ साक्ष्य मिलते हैं। और सदर्न पार्ट के अंदर, ठीक है, सदर्न पार्ट में यहाँ पे आदिचन्नल्लूर एक साइट है, वो भी एक महापाषाणिक साइट है। इस तरीके से हमने देखा कि अलग अलग साइट्स पे कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, और जिन्हें याद रखना इंपॉर्टेंट है। और इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन कौन सी वो पुरापाषाणिक साइट्स है, या मध्यपाषाणिक साइट है, या महापाषाणिक साइट है, नवपाषाणिक साइट है। तो इस तरीके से उनको याद करना होगा। अब आगे देखते हैं कि बुर्ज होम जो हमने देखा, जो कि कश्मीर में अवेलेबल है, वहाँ पर एक अलग चीज़ देखने को मिली है, जहाँ पर लोग गड्ढे
के नीचे घर बनाकर रहते थे। क्योंकि हमने देखा है कि कश्मीर जो है वो एक ठंडा प्रदेश है। तो ठंडे प्रदेशों में क्या होता है कि बेसिकली जब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती है या बर्फबारी होती है तो उस समय क्या होता है कि वहाँ उस समय जब लोग थे उन्होंने उस सर्दी से बचाव के लिए एक तरीका ईजाद किया था, जिसके तहत वो क्या करते थे कि ज़मीन में गड्ढा खोद के जो है वो थोड़ा सा गड्ढा खोदते थे, हाफ लगभग, और ऊपर उस गड्ढे के आधे से ऊपर तक जो है वो कुछ जो है वो ढक देते थे किसी चीज़ की वजह से, और उससे जो है वो गड्ढे बनाकर गर्तवास में वो निवास करते थे। और उसमें उतरने के लिए वो सीढ़ियाँ भी उस समय तक बनाए थे। तो सबसे पुराने सीढ़ी साक्ष्य जो सीढ़ियों के मिलते हैं वो बुरझोम से ही मिलते हैं, और ठंड के मौसम में जो है इसकी वजह से उनका काफ़ी सुरक्षा मिलती थी। इसी तरीके से पत्थर के औजार भी मिले हैं उस समय के, और पुरापाषाणिक उपकरणों से बेसिकली ये जो पत्थर के औजार थे वो थोड़े से भिन्न थे। नवपाषाण युग का जो है वो इस वजह से ये, क्योंकि पुरापाषाण युग से थोड़े से डिफरेंट थे, इस वजह से इनको थोड़ा नवपाषाण युग का माना गया। अब डिफरेंट कैसे थे, तो डिफरेंट होने का रीज़न ये था कि इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये पहले हमने जो देखे थे वो काफ़ी ज़्यादा शार्पनेस थी वहाँ पे, ठीक है। साइड में चारों तरफ जो है वो शार्पनेस देखने को मिल रही थी, यानी कि उनको पकड़ने में, ठीक है, नीचे की ओर शार्पनेस होनी चाहिए, या साइड में जिस तरीके से यूज करना है उधर शार्पनेस होनी चाहिए। अब लेकिन अगर चारों तरफ से शार्पनेस होगी तो उसको हाथ में पकड़ना भी थोड़ा सा टिपिकल होगा। इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से ये थोड़े से जो है पॉलिशदार किए हुए लगते हैं हमको, ठीक है। इस वजह से हम देखते हैं कि ये पुरापाषाणिक युग से जो है वो थोड़े से डिफरेंट थे, यानी कि जो वाला पार्ट हमको यूज करना है वहीं पर इन्होंने जो है वो शार्पनेस को बढ़ाया है, ठीक है, और ब्लेड की तरह जो है वो यूज किया जा सकता था। बाकी उस वाले पार्ट को इन्होंने पॉलिश किया जिसकी वजह से उन्हें पकड़ने में आसानी हो और उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सके। तो ये बेसिकली डिफरेंस देखने को मिलता है। इस वजह से हम जो है वो पुरापाषाणिक और नवपाषाण के जो भी उपकरण हैं उनको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। इसमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को जो है वो अधिक पैना करने के लिए जो है वो उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती है, और इसके अलावा ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य जो चीज़ें होती हैं उन्हें पीसने के लिए भी करते थे। यानी कि उस समय के लोग जो है वो ओखली और मूसल का यूज़ करना शुरू कर दिए थे आज से 10,000 साल पहले। और ताजुब की बात है कि ये जो एपरेटस बनाए थे उन्होंने, वो आज भी सिविलाइजेशन में एट प्रेजेंटली भी हम देखने को मिल जाएंगे गाँव में, या आज भी हम शहरों में भी इनका पर्टिकुलरली यूज करते हैं फॉर द अनाज को पीसने के लिए। सो प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग जो है वो लगातार आज भी हम कर रहे हैं। देन नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, क्योंकि जैसे हमने देखा कि जिस तरीके से एग्रीकल्चर में सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा तो बर्तनों की जो है वो उनको ज़रूरत महसूस हुई, तो इस तरीके से उन्होंने मिट्टी की सहायता से जो है वो बर्तन बनाना शुरू किया है। तो उस मिट्टी के बर्तनों की शुरुआत जो है वो नवपाषाणी युग की मानी जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी देखा कि कभी कभी इन पर अलंकरण भी देखने को मिलता है, क्योंकि हमने पुरापाषाण में हमने देखा था कि कई जगह गुफाओं में उन्होंने चित्रकारी वगैरह कर ही रहे थे वो। तो अब वो चित्रकारी जो है वो जिस तरीके से अपने लिए नए जो प्रोडक्ट बना रहे थे, जो इंस्ट्रूमेंट बना रहे थे, तो उन पर भी वो धीरे धीरे जैसे जैसे उनको टाइम मिलता था वो कलाकारी करते थे, उनका अलंकरण करने की कोशिश करते थे। सो बर्तनों का प्रयोग बेसिकली किस लिए होता था, तो खाना बनाने के लिए भी वो करने लगे थे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे जो अनाज होते थे आहार का महत्वपूर्ण उनके हिस्सा था, तो उनको पकाने के लिए जो है उसके लिए भी वो बर्तनों का यूज़ करने लगे। इसके अलावा कपड़ा बुनाई का भी उन्होंने कार्य जो है वो सीख लिया था। तो कपड़ा बुनाई के लिए किसकी ज़रूरत होती है, कपास की ज़रूरत होती है। सो कपास का प्रोडक्शन हुआ होगा, उन्होंने सीखा होगा किसी एग्रीकल्चर को कि हाँ इस तरीके की क्रॉप उगाई जाए और इसकी वजह से जो है वो धागे बनाए जा सकते हैं, रेशे बनाए जा सकते हैं, और उन रेशों का जो है वो कपड़े बुने जा सकते हैं। तो ये नॉलेज उन्होंने अडेप्ट कर ली थी, इस वजह से वो कपास के साक्ष्य भी मिलते हैं कि हाँ उन्होंने कपास को जो है वो एग्रीकल्चर के तौर पे जो है वो उगाना शुरू कर दिया था। इसके अलावा भोजन संग्रह करने के काम
जो है स्त्री पुरुष का बेसिकली काम जो है वो भोजन संग्रह का भी होता था। तो कई जगह पर जिस तरीके से अलग अलग डेवलपमेंट होते हैं, तो कई जगह ऐसे थे जहाँ पर स्त्री पुरुष मिलकर भोजन संग्रह करते थे। कई जगह पर जो डेवलपमेंट हुआ वहाँ पर खेती और पशुपालन को ज़्यादा तवज्जो दी गई। तो जिस तरीके से क्लाइमेटिक कंडीशंस थी जहाँ पर जो चीज़ अवेलेबल थी, उस तरीके से जो है वो ह्यूमन सिविलाइजेशंस को डेवलप करने में वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। इस तरीके से जो है ये पुरावासनिक स्थल से प्राप्त जो है वो बर्तन के साक्ष्य या पात्र हमको मिलते हैं। इसके अलावा हम कुछ अब जो है वो लोग जो थे उस समय वो जनजाति के फॉर्म में रहना शुरू किया। जब एग्रीकल्चरल इकोनॉमी जब बनी तो स्त्री और पुरुष को जो है वो आपस में मिल के काम करना होता था और ग्रुप में काम करना होता था, क्योंकि काफ़ी सारे काम बढ़ गए थे एक तरीके से। जैसे कि फूड को कलेक्ट करना हो गया, फूड का प्रोडक्शंस करना हो गया, और जैसे जिस तरीके से जो एग्रीकल्चरल क्रॉप उगानी होती है तो उसके लिए पूरा एक साइकिल होता है। तो उस पूरे साइकिल के दौरान जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो फसल उगाना, बुआई करना वगैरह, सिंचाई करना, इस तरीके से फिर उसकी कटाई करना और उससे धान निकालना और धान को फिर यूटिलाइज करना एज ए फूड, किस तरीके से यूज कर। तो उसके लिए जो है वो ज़रूरत पड़ने लगी ग्रुप के लोगों की। तो अब वो समूह में रहने लगे, तो इस तरीके से जो है वो जनजातियों का निर्माण होने लगा। तो ये जो जनजाति जो थी उनके सदस्य जो है वो कुछ शिकार करते थे, भोजन संग्रह करते थे, कुछ खेती करते थे, पशुपालन करते थे, मछली पकड़ने जैसे कई सारे पेशों में जो है वो काम करने लगे। और महिलाएं जो थी वो ज़्यादातर खेती का सारा काम करने लगती थी। ज़मीन तैयार करना, बीज बोना वगैरह, फिर पौधे की देखभाल करना, बेसिकली ये काम धीरे धीरे महिलाएं करने लगी। महिलाएं करने लगी तो फसल काटने तक का ये काम। और बच्चों को अगर देखा जाए तो बच्चे पौधों की देखभाल करके क्या करते थे, चिड़ियों और जानवरों को दूर भगा देते हैं। इस तरीके से जो काम करते थे ताकि वे पौधों और फसलों को नुकसान न पहुँचाए। इसी तरीके से महिलाएं फसल जो है वो दाव कर अनाज कूटती थी और बेचती थी। और पुरुषों की अगर बात की जाए तो आमतौर पर वो पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराने का काम क्या करते थे, जबकि बच्चे जो थे वो छोटे झुंडों को चराने का काम करते थे। सफाई, दूध निकालना वगैरह ये स्त्री पुरुष दोनों मिलकर काम करते थे। तो इसकी वजह से एक पूरा सिस्टम का डेवलपमेंट होता है और एक ट्राइब का फॉर्मेशन होता है। देन 2 यहाँ स्पेसिफिक जगह दी गई हैं। एक मेहरगढ़ जो हमने देखा कि आज के पाकिस्तान में पड़ती हैं, और बेसिकली वहाँ से हमें साक्ष्य मिलते हैं कि मेहरगढ़ जो था वो एक इम्पोर्टेंट साइट थी। ईरान जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो रास्ता है वो बोलन दर्रे के पास से होके जाता है। तो उसके बोलन दर्रे के पास होके जाता है और उस दर्रे के आसपास का जो क्षेत्र था वो हरा भरा समतल क्षेत्र था और वही स्थान था मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो था वो सबसे पहले यहाँ पर गेहूँ जो उगाना जो है वो शुरू हुआ था और सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं इसके अलावा भेड़ बकरी पालन का इन्होंने काम शुरू किया था। इसके अलावा हिरण और सुअर जैसे जो जंगली जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य भी मिलते हैं और भेड़ बकरियों की हड्डियों के साक्ष्य भी मिलते हैं और ज़्यादातर मवेशियों। तो जिस तरीके से लेयर की हम खुदाई करते हैं तो सबसे नीचे जो लेयर मिलती है उसके बाद ऊपर लेयर, उसके बाद ऊपर लेयर। तो सबसे जो नीचे लेयर है उससे हमें पता चलता है कि हाँ ये सबसे प्रारंभिक जो है वो लेयर रही होगी, यानी कि सबसे पहली पीढ़ी के जो लोग यहाँ पर रहे होंगे। तो यहाँ पर जो साक्ष्य मिलते हैं उससे उनका अनुमान लगता है कि सबसे पहले क्या मिलता है। उसके बाद में उनका किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ तो वो चीज़ें यहाँ मिलती हैं। उसके बाद में जो डेवलपमेंट हुआ वो इस तरीके से। तो जब खुदाई करते हैं तो मवेशियों की भी हड्डियाँ यहाँ पर प्राप्त होती हैं जो थोड़े से ऊपर लेयर में प्राप्त होती है। इससे पता चलता है कि मवेशियों का जो हमने पालन जो किया था वो थोड़े टाइम बाद में शुरू किया था, जबकि निचले लेयर में हमें भेड़ बकरियों के साक्ष्य मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि हम शुरुआत में हमने जो है वो भेड़ बकरियों को जो है वो पालना शुरू किया गया होगा या फिर हिरण और सुअर को पालना शुरू किया हो गया और उसके बाद में जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया टाइम के साथ में हमने उनकी बजाय जो है वो उन पशुओं को पालना शुरू किया जो ज़्यादा दूध दे सकते थे, ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकते थे, वो एग्रीकल्चरल यूज के लिए भी यूटिलाइज किया जा सकता था इस तरीके से। तो मवेशी वो उसके लिए ज़्यादा फेवरेबल थे। तो इस तरीके से हमने जो है वो मवेशियों की तरफ बढ़ गए। देन दूसरी चीज़ के मेहरगढ़ जो है वहाँ पे हमें चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। 4 या उससे ज़्यादा कमरों के ये अवशेष हमें मिलते हैं। बेसिकली ये जो 4 कमरे के मकान मिलते हैं उसमें हो सकता है कि सरप्लस जब इकोनॉमी होने लगी, प्रोडक्शन होने लगा एग्रीकल्चरल, तो उसके भंडारण के लिए भी यूज होता होगा आई थिंक। ठीक है, तो इस वजह से उनको इस तरीके से मकान बनाने पड़े।
और यहाँ पर जो लेयर दी गई है कि किस तरीके से जो है वो सबसे नीचे वाली लेयर सबसे ओल्डेस्ट होती है एंड सबसे अपर लेयर जो होती है वो न्यूएस्ट होती है। ठीक है, उसके बाद में एक चीज़ और देखने को पड़ती है, देखने को मिलती है मेहरगढ़ से कि यहाँ के लोग जब शायद वो मृत्यु के बाद भी जीवन होता है इस बात में वो विश्वास रखते होंगे। इसी वजह से वहाँ से जो कब्र मिलती है वहाँ पर जैसे ये कब्र मिली है तो यहाँ पर मनुष्य के शव के साथ में यहाँ पर जानवरों के भी शव देखने को मिल रहे हैं, कंकाल देखने को मिल रहे हैं। और इसमें हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ये शायद बकरी या हिरण या उस तरीके के कोई जानवर रहे होंगे। तो उनकी ये एक तरीके से प्रथा देखने को मिलती है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती थी तो उसमें कब्र में उसको दफनाने के बाद में उसके साथ में जानवर भी रखा करते थे। तो हो सकता है कि जानवर को एज वो फूड यूज करते थे कभी, और उनको लगता था कि शायद मृत्यु के बाद में जो वो किसी अलग दुनिया में जाएगा तो वहाँ पर उसको खाने की समस्या ना हो, तो इसके लिए उसके साथ में जो है वो जानवरों को दफनाया जाता था। ठीक है, तो मृत्यु के बाद के जीवन के अवशेष का जो है वो हम कर सकते हैं, इसको अनुमान लगा सकते हैं। इसके अलावा ये 4 रूम वाले जो है मकान मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं, जिसको हो सकता है कुछ जो है रूम स्टोरेज के लिए यूज किए जाते हो। इसी तरीके से दाऊजली हेडिंग जो हमने देखा था कि नॉर्थ ईस्ट का जो एक साइड थी दाऊजली हेडिंग। सो दाऊजली हेडिंग में कुछ अवशेष जो मिलते हैं और वहाँ मिलता है कि चीन और म्यांमार की ओर बेसिकली जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की नदी की घाटी में एक पहाड़ी पर ये साइट हमको मिलती है। ठीक है, और खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण यहाँ से मिलते हैं। खरल यानी कि जो खोदने के लिए यूज किए जाते हैं और मूसल जो कि किसी को तोड़ने के लिए, काटने के लिए वगैरह या फोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं। इस तरीके से जो है वो पत्थर के उपकरण हमको प्राप्त होते हैं। इससे पता चलता है कि लोग भोजन के लिए जो है वो अनाज उगाते थे, तो और उसी अनाज को काटने के लिए जो है वो इस तरीके से पत्थरों के उपकरण जो है वो शायद यूज करते होंगे। साथ ही यहाँ पर झेडाइट पत्थर भी मिलता है और संभवतः यह पत्थर चीन से आयात होता है। ठीक है, चीन से आया हुआ है, यानी कि झेडाइट पत्थर इस पर्टिकुलर लोकेशन में हमें प्राप्त होने जो है नेचुरली नहीं मिलता है, तो ये चीन की साइड में पाया जाने वाला पत्थर है। तो इससे पता चलता है कि वहाँ से लोग शायद इधर माइग्रेट किए होंगे, वो अपने साथ लेके आए होंगे, एज अ टूल उसको लेके आए होंगे। तो इस तरीके से वहाँ का जो है ये कनेक्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा वहाँ काठास्म के औजार और बर्तन भी देखने को मिलते हैं। काठास्म उन्हें कहा जाता है जो लकड़ी, जो प्राचीन लकड़ी है जो काफ़ी समय पहले जो है वो ज़मीन में के अंदर दब गई थी और प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से वो जो है वो इतनी कठोर हो जाती है कि वो पत्थर की तरह कठोर हो जाती है। तो जब पत्थर की तरह कठोर हो जाती है उसके बाद में जब खुदाई में उसके कुछ अवशेष मिलते हैं तो उनको जो है वो काठास्म कहा जाता है, यानी कि लकड़ी के कुछ अवशेष जो होते हैं, जीवाश्म होते हैं, उन्हें काठास्म कहा जाता है। तो ये अति प्राचीन लकड़ी होती है जो सख्त होकर पत्थर बन जाती है। तो इस काठास्म को भी उन्होंने जो है वो औजार और बर्तन बनाने के लिए यूज किया है। ठीक है, देन सबसे पुराने अगर नवपाषाणिक युग के सुप्रसिद्ध स्थलों की अगर बात की जाए तो तुर्की में एक जगह पड़ती है चताल युग। ठीक है, चताल युग तुर्की में स्थित है, जो कि दूर दराज स्थानों से जो सबसे पुरानी साइट है, और वहाँ से ये कंक्लूड मिलता है कि वहाँ पर दूर दराज के स्थानों से जो है वो कई सारी चीज़ें लाई गई थी और उनका वो उपयोग किया करते थे। फॉर एग्जांपल जैसे जो तुर्की में ये यहाँ छताल युग साइट है, वहाँ सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर के अवशेष मिलते हैं। इसी तरह से लाल सागर की कोडिया और भूमध्य सागर की सीपिया वहाँ पर बहुतायत में मिलती हैं। इसी तरीके से दूसरी एक कंक्लूड मिलता है कि उस समय तक जो है वो अभी तक तो वाहन का विकास हुआ नहीं था, पहिए का विकास हुआ नहीं था, तो अब ये इतनी दूर तक माइग्रेशन सामान लाते कैसे थे? तो इसका दो तरीके से लाते होंगे, या तो लोग खुद सामान लेके आते होंगे, या फिर ये हो सकता है कि जानवरों की पीठ पर लाद कर ये सामान लेके आते होंगे। बट ये पक्का है कि वो उस समय की एक महत्वपूर्ण जगह या साइट होगी जो काफ़ी ज़्यादा उस समय के लिए इम्पोर्टेंट होगी, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर जा रहे थे और अलग अलग जगह से जो है वो अपनी जो वस्तुएं थे वो वहाँ पर लेके जा रहे थे, शायद व्यापार के पर्पज़ से या उस तरीके से। सो ये चैप्टर यहीं क्लोज होता है। देन आगे देखेंगे हम अगले नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।